बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ जनरल टॉक्सिकोलॉजी। तो जनरल टॉक्सिकोलॉजी की प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी को अगर टॉक्सिन की पॉइजनिंग हो गई है तो उसके क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है, आपने पेशेंट को स्टेबलाइज करना, उसकी इवैल्यूएशन करनी है, उसका स्टेटस मालूम करना है। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन। आपको पता है कि किसी भी फर्स्ट एड अगर आपने किसी को देनी है तो आपने इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। ABC, ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग और सी से सर्कुलेशन। अगर एयरवे को पेटेंट करना है, फिर आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देनी है, ब्रीथिंग देनी है, फिर इसके बाद सर्कुलेशन वगैरह को CVS को चेक करना पड़ता है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, पिपिलरी साइज को, लाइट रिफ्लेक्स को और आई मूवमेंट को चेक करोगे। ये ब्रेन स्टेम की इंटीग्रिटी को शो करता है। फिर आप चेक करोगे पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल क्या है। पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए कुछ स्पेशलाइज स्केल होते हैं। पहला ग्लासगो कोमा स्केल है, जिसको आप वार्ड्स के अंदर वगैरह पढ़ते रहते हो, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक हो गया, उसको हम बेड साइड वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और दूसरा होता है रीड क्लासिफिकेशन ऑफ कोमाटोज। इसमें भी क्या होता है, स्टिमुलस अप्लाई करते हैं और इसके बेस पर डिफरेंट ग्रेडिंग होती है। तो पहला क्या होगा, ABC मेंटेनेंस होगा। दूसरा पिपिलरी साइज को, लाइट रिफ्लेक्स को और आई की मूवमेंट को चेक करना है। तीसरा कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करना है। फिर इसके बाद नंबर 2 क्या करेंगे, अब डिकंटामिनेशन करेंगे। अगर पॉइजन या क्लोरीन अप्लाई हुई है आइज में तो कॉपियस वाटर से उसको इरिगेट करेंगे, उसकी एलर्जिसिटी को खत्म कर देंगे। दूसरा, अगर स्किन के ऊपर है तो प्लेन वाटर वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, प्लेन वाटर, कॉपियस वाटर। अगर गट पे है, GIT में है, कोई टॉक्सिन अगर ले लिया है, स्वेलो कर लिया, तो उसको रिमूव करना, डिकंटामिनेट करना, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड होती है। पहला है गैस्ट्रिक लैवेज। गैस्ट्रिक लैवेज को जिससे आप मैदे को साफ करना, तो इसमें आपको ट्यूब नजर आ रही होगी। पहले आप यहाँ पे देखो पेशेंट किस तरह से लेटा हुआ, लेफ्ट साइड के ऊपर लेटा हुआ, क्योंकि स्टोमक लेफ्ट साइड पे होता है, और आपको एक ट्यूब नजर आ रही होगी। और ये ट्यूब कहाँ से पास किया, ओरल रूट से पास करते हुए कहाँ पे गई है, स्टोमक के अंदर। तो स्टोमक के अंदर इसको इसमें से फ्लूइड होता है, सेलाइन होता है, और ये क्या करता है, स्टोमक के कंटेंट को वॉश कर देता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग आउट ऑफ स्टोमक। स्टोमक को वॉश करना किसी सोल्यूशन से, वाटर और सेलाइन से, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लैवेज। इसका मेन पर्पस क्या है, गट वाले टॉक्सिन को डिकंटामिनेट कर देना। क्या क्या इंडिकेशन है, क्या क्या चीजें चाहिए अगर आपने गैस्ट्रिक लैवेज करना है, किन किन कंडीशन के अंदर। पहली बात, पेशेंट को कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, कन्वलियन है, तो कफ रिफ्लेक्स रिलेटिवली क्या होता है, कफ रिफ्लेक्स एक तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरे मैकेनिज्म भी थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं। तो आपको पेशेंट को कॉन्शियस रखना है। दूसरा कि अगर 4 से लेकर 6 घंटे हैं, उसमें उसके अंदर ही अंदर पॉइजन अगर इंजेस्ट किया, तब गैस्ट्रिक लैवेज हम इंडिकेट करते हैं। तो 4 से लेकर 6 घंटे वाला आपने अप्लाई करना है। ये बेबी को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेबी 6 मंथ्स ओल्ड, ठीक है, ये कंडीशन भी आ गई बेबी के ऊपर, 6 मंथ्स ओल्डर। इसके अलावा एस्पिरिन की और ओपियाइड की पॉइजनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर 24 घंटे गुजर भी जाए ना, तब भी हम कर सकते हैं एस्पिरिन और ओपियाइड के लिए। बाकी के लिए 4 से लेकर 6 घंटे हैं, और ये नॉर्मली ओरल रूट से किया जाता है। अगर आप इस डायग्राम से देखो तो इस डायग्राम में जो ट्यूब डाली है वो ओरल रूट से इंडिकेट की गई है, लेकिन जो मॉर्फिन होता है, जो ओपियाइड्स होते हैं, ओपियाइड के लिए इंट्रावीनस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या थी, पेशेंट को कॉन्शियस होना चाहिए। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो, कन्वर्जन है, कोमा हो रहा, तो ये नहीं करना चाहिए। गैग रिफ्लेक्स इसका इम्पेयर्ड है, उसके अंदर भी नहीं करना चाहिए। अगर क्रोयन की या वोलेटाइल पॉइजन है तो इस केस में भी गैग रिफ्लेक्स नहीं करना। किसी के अंदर पेट्रोलियम की, केरोसिन की, स्ट्राइचनिन की पॉइजनिंग है, तभी ये गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म नहीं करना। किसी का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा गिरा पड़ा, क्योंकि इस टेक्निक की वजह से टेम्परेचर और गिर जाएगा, तो मार्क्ड हाइपोथर्मिया हुआ पड़ा है, बंदा ठंडा हुआ पड़ा है, तो उस केस में भी नहीं करना। चूंकि ये ट्यूब इसोफेगस से पास करनी है, तो इसोफेगल वायरसेस हुई भी है, तो उसके अंदर भी नहीं करता, क्योंकि इसोफेगल वायरसेस अगर होगी तो जैसे ही ट्यूब डालेंगे तो इसोफेगल वायरसेस रप्चर हो जाती है, सीवियर ब्लीडिंग हो जाएगी। किसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसके अंदर भी नहीं करता, क्योंकि इसमें अपने स्लाइन से वॉश करना होता है। ठीक है, तो अगर किसी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो मजीद खराब हो सकती है। तो क्या किया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कोमा, कन्वर्जन, कॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस, गैग रिफ्लेक्स इसमें सही काम नहीं कर पा रहा, क्रोयन अगर वोलेटाइल पॉइजन है, या पेट्रोलियम, कैरोसिन, स्ट्राइचनिन पॉइजनिंग है, किसी के अंदर हाइपोथर्मिया हुआ पड़ा है, इसोफेगल वायरसेस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं करते। लेकिन अगर आपने कर लिया है तो इस केस, फिर इसके बाद क्या होगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। पहला है मिलोरी वीज टेयर्स का क्या मतलब होता है, लोअर इसोफेगस के म्यूकोजल टेयर को बोलते हैं मिलोरी वीज ट्यूबर। एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है, क्योंकि कफ रिफ्लेक्स इंटैक्ट वगैरह से इतना काम नहीं कर पा रहा होता, तो उसकी वजह से ये चीज़
लंग्स में जा सकती होती है। स्टोमक या इसोफेगस की परफोरेशन भी हो सकती है। लैरिंजोस्पैज़्म भी हो सकता है क्योंकि लैरिंग्स के मसल इरिटेट होते हैं। हाइपोथर्मिया इस कंडीशन के अंदर होता है जिसकी वजह से इसको हाइपोथर्मिया वाले पेशेंट में हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी होता है जिसकी वजह से इसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। लैरिंजोस्पैज़्म भी होता है जिसकी वजह से उसको गैग रिफ्लेक्स वाले में कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। ठीक हो गया। अब इसके लिए apparatus क्या यूज़ करते हैं, बड़ों के अंदर ये जो ट्यूब यूज़ करती है उसको बोलते हैं इवाल ट्यूब, और बड़ों के अंदर जो बच्चों के अंदर इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं राइल ट्यूब। ये डिफरेंस को आपने याद करना है। ठीक है। इसके बाद जो फ्लूइड यूज़ किए जाते हैं वो है आयोडीनेटेड वाटर है, सेलाइन है, सोडियम कार्बोनेट होता है, टैनिक एसिड और KMnO4 होता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले एयरवे को प्रोटेक्ट करना और पेशेंट को लैटरल पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे डालना है। फिर ट्यूब ओरली पास करनी होती है। ठीक है। और जो ट्यूब का इंसर्टिंग एंड है जिसको आप इंसर्ट कर रहे हो उसको लुब्रिकेट वगैरह करवाना पड़ता है। ठीक है। और माउथ गैग वगैरह यूज़ करना आपने। ठीक है। माउथ गैग है, और जब ट्यूब की जो पोजीशन है स्टोमक के अंदर डालने के बाद कंफर्म भी करना है कि स्टोमक के अंदर है या नहीं। फिर इसको आपने सेलाइन या वाटर से क्या करना, आपने वॉश करना। सेलाइन होता है, आयोडीनेटेड वाटर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, टैनिक एसिड होता है, KMnO4 होता है। अब इसकी प्रिकॉशन क्या होती है। ठीक हो गया। कहते हैं कि नॉर्मली ये प्रोसीजर वैसे एज रूटीन परफॉर्म नहीं किया जाता। ठीक हो गया। ये कहते हैं कि किसी को अगर टॉक्सिन नहीं है तो ये प्रोसीजर कभी भी परफॉर्म ना करे, और इसके लिए प्रॉपर कंसेंट लेनी चाहिए और पेशेंट वगैरह इसके रिलेटिव को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया गैस्ट्रिक लैवेज, और गैस्ट्रिक लैवेज वाला सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है इसलिए आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा एमिसिस। एमिसिस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ वॉमिटिंग। अब इसकी इंडिकेशन बिल्कुल वही दो वाली है जो ऊपर लिखी हुई थी, पहला कॉन्शियस पेशेंट और दूसरा पॉइजन 4 से लेकर 6 घंटे होगा। बाकी उसके अंदर और कौन कौन सी एक्स्ट्रा थी, बेबी वाली आ गई थी, एस्प्रिन या ओपियाइड की पॉइजनिंग हो जाती है, ओरल रूट वाली आ जाती है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगी, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बिल्कुल ऊपर वाली सिमिलर है। जैसे कोमा, कन्वर्जन, अनकॉन्शियस पेशेंट था जिसके अंदर गैग रिफ्लेक्स इंपेयर्ड है, कॉरोसिव वोलेटाइल पॉइजन है, या प्रेगनेंसी, इसके अंदर ये नया चीज़ आ गई है, इसके अंदर भी वॉमिटिंग वगैरह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एस्पायरेशन निमोनिया, मेलोरीवीज टेयर होता है, लैरेंजोस्पैज्म। ठीक है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। अब एजेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं, एक होते हैं हाउस होल्ड इमेटिक्स। ऐसे एजेंट जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं हाउस होल्ड इमेटिक्स। इसमें क्या होता है, सिर्फ सादा सी चीज़ क्या होती है जो घर में अवेलेबल होती है, गर्म पानी। बड़ों के केस में 2 से लेकर 3 कप, बच्चों के केस में 1 से लेकर 2 कप होता है। और इसमें एक मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड पाउडर आई थिंक उसको बोलते हैं मस्टर्ड, सरसों या जैतून, पता नहीं इसकी कुछ चीज़ है। और सोडियम क्लोराइड जिसको आप आम ज़बान में सिलाइन भी बोल सकते हैं, उसको 2 स्पून लेने हैं 200 ml ऑफ वार्म वाटर के अंदर। जबकि दूसरे इमेटिक कौन से होते हैं, जिंक सल्फेट होता है, इपिकेक होता है, अमोनियम कार्बोनेट होता है, और 6 मिलीग्राम सबकुटेनियसली एपोमॉर्फिन होती है, ये भी एंटीमेटिक होती है। तीसरा मैकेनिज्म ये है कि आप पोस्टीरियर फ्रेंजियल वाल को क्या कर दो, स्टिमुलेट कर दो, उसकी वजह से गैग रिफ्लेक्स होगा, बंदा के अंदर उबकाई आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हाउस होल्ड इमेटिक में वार्म वाटर आ जाता है, मस्टर्ड पाउडर और सोडियम क्लोराइड। जबकि अदर इमेटिक के अंदर इपिकेक, जिंक सल्फेट आता है, अमोनियम कार्बोनेट और एपोमॉर्फिन, या फिर आप पोस्टीरियर फ्रेंजियल वाल को स्टिमुलेट कर दो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा तरीका है गट की डिकॉन्टेमिनेशन करने का, गट के पॉइजन को डिकॉन्टेमिनेट करने का, वो है एक्टिवेटेड चारकोल। अब नॉर्मली होता है कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है जिसको आपने एक्टिवेट किया है टेस्टलेस है। ठीक है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ की 3 प्रॉपर्टी होती है, टेस्ट, ऑर्डर और आपने क्या देखना है, इसका कलर देखना होता है। तो टेस्टलेस है, कलर क्या है, ब्लैक फाइन पाउडर है। ठीक हो गया। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन एक्शन क्या होता है, इसने क्या करना होता है, स्टोमक के अंदर जो भी टॉक्सिन है ना उसको एब्जॉर्ब कर देना। ठीक है। एब्जॉर्ब, इसके पास बहुत सारी माइन्यूट पोर्स होते हैं तो वो क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब नहीं लिखा हुआ, एब्जॉर्ब, अटैच करता है, उसके साथ टाइट कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसकी एब्जॉर्प्शन को सिस्टमिक लेवल के ऊपर एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, अब आपने यहाँ पे देखा होगा जहाँ पे मैंने टिक लगाया हुआ है वो चीज़ पास्ट में इतनी मरतबा आ चुकी है, इसकी डेफिनेशन इतनी मरतबा आ चुकी है। ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है दोबारा बता दें तो एक्टिवेटेड चारकोल टेस्टलेस होता है, ब्लैक फाइन पाउडर होता है, जिसका मेन पर्पस ये है कि ये क्या करता है, अपने माइन्यूट पोर की मदद से पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, टाइट कॉम्प्लेक्स बनाता है, उस पॉइजन की सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। किस तरह से प्रोड्यूस होता है कि अगर वुड पल्प को 90 नहीं बल्कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करते हैं और इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया। किस एक्टिवेटिंग एजेंट के साथ, वो स्टीम भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अटैच होने वाली कैपेसिटी बढ़ जाती है। डोसेज क्या होती है, 40 से लेकर 80, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 से लेकर 80, तकरीबन कह सकते हैं कि 0.5 से लेकर 1 ग्राम पर बॉडी वेट। किसी का अगर 40 ठीक है, यानी किसी का 80 है तो उसमें 40 आ जाएगा, या 80 है तो फिर 80 ग्राम भी हो सकता है। उसको वाटर के साथ मिक्स करना है या स्वीटनर के साथ मिक्स करना है और फिर मिक्सचर को पेशेंट को देना है। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, किसी के अंदर आइलियम की पैरालिसिस है जिसको पैरालिटिक आइलियस बोलते हैं, या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोमक
स्टोमक के परफोरेशन है तब एक्टिवेटेड चारकोल नहीं देते। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इसका टेस्ट काफ़ी अनप्लेजेंट होता है, वैसे ऊपर तो टेस्टलेस लिखा हुआ था लेकिन थोड़ा सा अनप्लेजेंट भी होता है और ये डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी करवा सकता है। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन ऑफ स्टोमक और पैरालिटिक आइलियस वाले पेशेंट के अंदर नहीं देते। अब लास्ट है बोवल इरिगेशन। अब बोवल वाला इरिगेशन बिल्कुल सिमिलर है गैस्ट्रिक लेवल से, लेकिन इस बार आप किसको वॉश करोगे, गट को वॉश करोगे। अब एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, उसके केस के अंदर कौन सा एजेंट यूज़ करते थे, अपरेटस में ट्यूब वगैरह यूज़ करते थे, बड़ों के अंदर इवाल ट्यूब और छोटों के अंदर बच्चों के अंदर राइल ट्यूब या उसको बोआज ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर नॉन एड्सॉर्बेबल पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूशन यूज़ करते हैं। इसकी इंडिकेशन क्या होती है, आयरन की पॉइजनिंग है, लिथियम की है, ठीक है, या कोई एंटेरिक कोटेड ड्रग्स होती है, थियोफाइलिन है, अगर इनकी इंजेक्शन हो गई है, ठीक हो गया, जिनको चारकोल नहीं पकड़ सकता, थियोफाइलिन है, लिथियम हो गया, आयरन हो गया, तो उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। या कोई ड्रग फिल्ड पैकेट्स या कॉन्डम वगैरह, उनके केस में भी बोवल इरिगेशन करते हैं। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जिस तरह ऊपर थी एक्टिवेटेड चारकोल के लिए पैरालिटिक आइलियस है और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन ऑफ स्टोमक था, तो यहाँ पर पैरालिटिक आइलियस होती है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज वगैरह, चूंकि इसमें क्या होता है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह होता है, तो हीमो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, सीवेज के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ जाता है और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह भी हो सकती है। अब लास्ट है कैथारसिस है। कैथारसिस ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांजिट टाइम ऑफ ड्रग्स उसको क्या करते थे, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक हो गया, ट्रांजिट टाइम ऑफ ड्रग्स को, ठीक है। ट्रांजिट का मतलब आपने मूव करना है किसी भी गिवन इंस्टेंट के अंदर। एजेंट कौन कौन से यूज करते हैं, आयोनिक और सेलाइन कैथार्टिक, जैसे मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। जबकि सैकराइड कैथार्टिक्स कौन से होते हैं, सोर्बिटोल और डी ग्लूसिटोल होते हैं, सोर्बिटोल और डी ग्लूसिटोल। अब इसकी इंडिकेशन क्या होती है, ये किसी मेटालिक कहने के नॉन मेटालिक, या जैसे आपको लगा मरकरी है, फास्फोरस है, फास्फोरस नॉन मेटालिक है, जबकि आर्सेनिक लेड है, मरकरी ये मेटल्स होते हैं। कौन सा इंडिकेशन क्या, कोरोसिव के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर नहीं करते, ठीक है, या मैग्नीशियम के थार्टिक्स को रीनल डिसफंक्शन के अंदर नहीं करते, सोडियम के थार्टिक्स को हम क्रोनिक कार्डिक फेलियर के अंदर नहीं करते। लास्ट है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यानी इसको पतला कर देना। अब इसके अंदर करते हैं क्या, किसी का पर केजी के हिसाब से 5 ml देते हैं, किसी का अगर 40 है तो कितना देंगे, इसको 200 ml देंगे, वाटर देंगे, कोई क्लियर लिक्विड देंगे। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ क्लोरीन वाले एसिड के लिए और अल्कलीज के लिए। अब इसके बाद पॉइजन की एलिमिनेशन होगी, तो पॉइजन को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कराने के लिए जो हमारे पास रूट होता है वो रीनल एक्सक्रीशन होती है, तो क्या करेगा, उसको बहुत सारा फ्लूइड देंगे ओरली और फोर्स डायूरिसिस करवाएंगे और इसकी यूरिनरी पीएच को अल्टर कर देगा, ठीक हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर सेलाइन डायूरिसिस करेंगे, अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेगा, तो ये किन की एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, अल्कोहल की, फ्लोराइड की और थीलियम की। तो उसको याद करने का तरीका कि AFB से आपने याद रखना है। अल्कलाइन डायूरिसिस के लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेलाइन वाला साल्ट है, अल्कलाइन वाला किसके लिए है, फ्लोराइड दोबारा आ गया, मिकोप्रोप है, मिथोट्रिक्सेट है, फिनोबार्बिटल है और सैलिसाइलेट होती है, तो FMMPS इनके लिए इस्तेमाल होता है। जबकि सिम्पैथोमिमेटिक के लिए, लोकल एनेस्थेटिक के लिए, फिनिसाइक्लिडिन के लिए, क्विनिन के लिए, स्ट्राइचनिन के लिए एसिडिक डायूरिसिस अप्लाई होते हैं, ठीक हो गया। एसिडिक बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर हम किसी को हीट अप्लाई करते हैं, किसी को अगर जैसे ब्लैंकेट से या हॉट वाटर बॉटल से, या कोई वार्म बेवरेजेस अप्लाई करते हैं, कोई अल्कोहल की बॉटल गर्म है, तो इसकी वजह से क्या होती है, स्वेटिंग काफ़ी बढ़ जाती है और इसकी वजह से भी टॉक्सिक एजेंट हमारी बॉडी में रिमूव हो सकते हैं। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल रिमूवल कौन कौन सी होती है, डायलिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, पेरिटोनियल या हीमोडायलिसिस, या चारकोल अप्लाई कर सकते हैं, या रेजिन्स की हीमोपरफ्यूजन हो सकती है, ब्लड को फिल्टर करते हैं, या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। इस केस के अंदर भी क्या होता है, टॉक्सिन को या पॉइजन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब लास्ट वाला जो मैकेनिज्म हुआ है एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बाद पत्नी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्नी कितने टिक लगाए हुए, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब्सटेंस जो या तो किसी भी टॉक्सिन को या पॉइजन को प्रिवेंट करते हैं उसके एक्शन को, या इनहिबिट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, या उसके एक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, या रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी सारी डेफिनेशन है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे तमाम एजेंट्स या ऐसे तमाम रेमेडीज जो किसी भी पॉइजन के एक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको आप एंटीडोट बोलते हैं। एंटीडोट यहाँ पे 6 क्लास के लिखे हुए हैं, पहला यूनिवर्सल, दूसरा मैकेनिकल या फिजिकल, तीसरा केमिकल, चौथा फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, पांचवा चिलेटिंग एजेंट और छठा होता है डिस्प्रोपोर्शनल एंटीडोट। उसके बाद नर्सिंग केयर और साइकेट्रिक केयर, ये पांचवा और छठा पॉइंट्स हो जाता है। एंटीडोट 6 तरह के हैं। पहला यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल किस कंडीशन के अंदर अप्लाई होता है कि जब आप किसी बंदे ने 2 या 2 से ज़्यादा पॉइजन ले लिया है, या ये नहीं पता इसने कौन सा पॉइजन लिया है, तो उसके लिए यूनिवर्सल एंटीडोट अप्लाई करते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से आती है, पाउडर्ड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल नहीं बोला,
पाउडर चारकोल, ठीक है। इसके दो पार्ट यूज़ करते हैं फॉर एब्जॉर्ब्ड एल्केलाइड्स जो एब्जॉर्ब हो गए एल्केलाइड्स, जबकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए MgO, आपको पता है MgO बेसिक होता है, जबकि टैनिक एसिड किसके लिए यूज़ होता है, मेटल्स वगैरह के लिए। दूसरा मैकेनिकल और फिजिकल एंटीडोट, ये क्या करते हैं, पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देते हैं। तो इसके अंदर पहला आ जाता है डिम्यूसेंट्स, ये क्या करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की कोटिंग करवा लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। अब फैट आ जाते हैं, ऑयल्स आ जाते हैं, मिल्स हो जाती है, एग आ जाते हैं। जबकि बल्कि फूड वगैरह जैसे बनाना होती है, किसी ने ग्लास पाउडर की इंजेक्शन कर लिया तो बल्कि फूड अप्लाई करते हैं, या एक्टिवेटेड चारकोल, क्योंकि ये भी एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देता है। केमिकल का क्या मतलब है कि क्या करा लेते हैं, हार्मलेस इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं ऑक्सीडेशन करके। जिस तरह जो डाइल्यूट एसिडिक एसिड है, ये अल्कली को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, लाइम है ऑक्सैलिक एसिड के लिए, KMnO4 एल्कलाइड और बार्बिचुरेट के लिए, टैनिक एसिड मेटल्स और एल्कलाइड के लिए, आयोडीन का टिंचर अल्कलाइड्स के लिए, कॉमन साल्ट AgNO3 वगैरह, ठीक है। और एल्ब्यूमिन प्रेसिपिटेट करता है HgCl2 को, मर्करी क्लोराइड को, कॉपर सल्फेट करता है फॉस्फोरस को। अब ये इंपॉर्टेंट आ रही है फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, जो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इनके रिसेप्टर डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनकी इफेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन के अगेंस्ट नैलोक्सोन या नाल्ट्रेक्सोन, फाइसोस्टिग्बिन या न्यूस्टिग्बिन के अगेंस्ट एट्रोपिन यूज करते हैं। इसके अलावा सेकंड लास्ट है चिलेटिंग एजेंट, जिसमें स्पेसिफिक एंटीडोट होते हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग के अगेंस्ट। पहला है ब्रिटिश एंटी लुइसिट, या उसको डाइमरकैप्रोल भी बोलते हैं, ये आर्सेनिक के लिए, लेड के लिए, बिस्मिथ वगैरह के लिए, ठीक है। जबकि सक्सीमर और DMC है सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड, ये इस्तेमाल होता है स्पेसिफिकली लेड, मरकरी और आर्सेनिक के लिए। जबकि आयरन के लिए स्पेसिफिक डिफ्रॉक्सामिन अमीन है, जबकि पेनिसिलामीन स्पेसिफिक होता है कॉपर, लेड और जिंक के लिए। बाकी ये सारे इतने सारे टॉक्सिन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन इंपॉर्टेंट है, लीवर डैमेज के अंदर, या किसी कहता है ग्लूकोज 6 फास्फेट की डेफिशिएंसी है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसमें लाइपोलाइसिस करवा देते हैं, लाइपोलाइसिस नहीं हिमोलिसिस। कैडमियम की आयरन की पॉइजनिंग का तब इस्तेमाल नहीं करते, आयरन के लिए डिफ्रॉक्सामिन आता है, जबकि कॉपर के लिए स्पेसिफिक होता है पेनिसिलामीन। जबकि EDTA और BAL ब्रिटिश एंटी लुइसिड, डाइमरकैप्रोल, ये बहुत सारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बाद दो अनसैचुरेटेड सल्फाइड्राइल ग्रुप होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट कर देते हैं, और मेटल को क्या करते हैं, हमारे रिस्पिरेटरी एंजाइम के सल्फाइड्राइल ग्रुप के साथ अटैच नहीं होने देते। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्या साइड इफेक्ट होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक और हाइपरटेंशन वगैरह हो सकती है। तो 6 स्टेप्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के, स्टेबलाइजेशन एंड एवोल्यूशन आती है, इवैल्यूएशन, ठीक है। नंबर 2 कहती है डिकंटामिनेशन आती है। नंबर 3 क्या स्टेप आता है, पॉइजन को एलिमिनेट करवाना। नंबर 4 एंटीडोट की एडमिनिस्ट्रेशन है। नंबर 5 नर्सिंग केयर, और नंबर 6 साइकेट्रिक केयर। ओके, तो इस तरह से हमने जनरल टॉक्सिकोलॉजी को इस बुक से रिवाइज कर लिया है, और ये एंटीडोट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना और इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लेना बेशक आप यहाँ से, ठीक हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, यूनिवर्सल, मैकेनिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, चिलेटिंग एजेंट और डिस्प्रोपोर्शनल एंटीडोट, ठीक हो गया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।